हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 अगस्त को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एसएससी फेज 13 का जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो जिनके भी आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी फेज 13 का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जिनका एग्ज़ाम है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा रहा आपका पेपर आज का, और आप लोगों ने कितना जो है अटेम्प्ट किया, कितना सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋग्वेद में विवाह जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 प्रकार के। 8 प्रकार जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 8 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कुछ प्रमुख जैसे हैं ब्रह्मा, देव, आर्स, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें से ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता था। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि प्रजनन दर जो है किसे कहते हैं। प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल रिप्रोडक्टिव एज में औसतन जो है कितने बच्चों को जन्म देती है। इसे कुल प्रजनन दर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी देश के कुल प्रजनन दर 2.0 है, तो इसका मतलब है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए एक देश को लगभग 2.1 के जो है टोटल फर्टिलिटी रेट की आवश्यकता होती है। तो प्रजनन दर किसे कहते हैं। तो प्रजनन दर उसे कहते हैं कि जिसमें जो है कोई महिला अपने पूरे प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसे ही प्रजनन दर कहते हैं। अगला आपसे पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में किस उत्सव के दौरान एक जल उत्सव मनाया जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा संगकेन उत्सव के दौरान जो है एक जल उत्सव मनाए जाते हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में संगकेन नामक एक जल उत्सव मनाया जाता है, जिसे जो है खामती जनजाति मनाती है। यह उत्सव नए साल के रूप में भी मनाया जाता है और इसमें बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराना और एक दूसरे पर पानी छिड़कना शामिल है। यह शुद्धिकरण और सद्भावना का भी प्रतीक है। नेक्स्ट पूछा था कि ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत का चयन करना था। ऑप्शन के अनुसार जो है तापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाता। ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत जो है आपके तापीय ऊर्जा हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते। उन्हें जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जो प्रकृति में जो है निरंतर चलती रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा कैसा ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मंदिरों में आमतौर पर कौन सी चीजें होती है। तो मंदिरों में जो है बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। तो इसमें आपके गर्भगृह रहते हैं। यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। जहां पे जो है मूर्ति लगी होती है किसी भी भगवान का, जो मुख्य देवता होते हैं, उन्हें जो है गर्भगृह कहते हैं। शिखर होता है, गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा संरचना होती है जो गुंबद जैसा होता है, उसे शिखर कहते हैं। फिर मंडप होता है, यह एक बड़ा हॉल होता है
जहां भक्त जो है एकत्रित होकर पूजा, भजन और कीर्तन करते हैं। नेक्स्ट पूछा था कि 1991 में कौन सी नीति अपनाई गई थी। तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में नई आर्थिक नीति। तो जिन्होंने भी यह ऑप्शन किया होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करेक्ट हो जाएंगे, जिसे आमतौर पर LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना और विकास को बढ़ावा देना था। तो 1991 में कौन सी नीति अपनाई गई, तो 1951 में जो है भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिन्होंने भी किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये आपके 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 2017 तक सरकार द्वारा लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपके ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना आपके मुख्य रूप से कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। इस योजना का उद्देश्य था शरणार्थियों की आमद, भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं को समाधान करना। इस योजना में पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उसमें भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर थी। इसके साथ ही जो है मूल्य स्थिरता और परिवहन व्यवस्था में सुधार पर भी ध्यान दिया गया था। बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना को जो है भारत की आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उस समय जो है पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारे फैक्ट जो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 15वां राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत के जो 15th नंबर के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर। द्रौपदी मुर्मू आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेरा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के यहाँ हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि दक्षिण एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो दक्षिण एशियाई खेल जो है पहली बार आपके 1984 में आयोजित किए गए थे। यह खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1984। तो जिन्होंने भी 1984 आंसर किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2024 में उपन्यास एस्प्रिट नाइट्स, कौन सा एस्प्रिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जीता है। तो किसने जो है एस्प्रिट नाइट्स जो कि अंग्रेजी का उपन्यास है, तो ये इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रीन कीर। स्ट्रीन कीर इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रीन कीर ने 2024 में अपने उपन्यास एस्प्रिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है
कि अत्यधिक महंगाई से गति रुक जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो गति रुक जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अत्यधिक महंगाई से गति रुक जाना, ये स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में ठहराव और उच्च मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है ज़्यादा हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। आमतौर पर मंदी के दौरान महंगाई कम होती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों स्थितियां जो है एक साथ मौजूद होती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है या फिर रुक जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन है? क्वेश्चन पूछा था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जिसका जो है लॉन्चिंग हुआ था 17 दिसंबर 2023 को शुरू की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान के लिए शुरू की गई थी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी और पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं जो हाथों और औजारों से काम करते हैं और 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में जो है असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में काम कर रहे हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कब लॉन्च किया गया था? 17 दिसंबर नहीं, 17 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। 17 सितंबर 2023 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और ये योजना जो है किसने शुरू किया था? तो ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के बजाय किस चीज का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के बजाय वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब है कि लोग वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान सीधे एक दूसरे से करते थे, बिना किसी औपचारिक मुद्रा के। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो है व्यापक था, लेकिन वे धातु के सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे। इसके बजाय वे वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जैसे कि अनाज, कपड़े, धातु के बर्तन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। केरल में कई खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे आपका इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट, सोना, लॉ एस्क, बॉक्साइट, ये सभी जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपको जो है मोनाजाइट जैसे मूल्यवान खनिज भी पाए जाते हैं। तो ये रहे आज के 2 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।